तू प्यार है किसी और का पार्ट 9। अनाया रणवीर की बाहों में बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थीं। अनाया, रणवीर ने हल्के से उसे झकझोरते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पल्लवी की आंखें अब भी उसकी शर्ट पर पड़े लिपस्टिक के निशान पर थीं। उसका मन कह रहा था कि ये गलतफहमी हो सकती है, लेकिन दिल वह कुछ और ही कह रहा था। रणवीर, हमें तुरंत अनाया को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पल्लवी ने धीरे अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा। रणवीर ने सिर हिलाया और अनाया को गोद में उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। पल्लवी वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच चुके थे। अनाया को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर अनाया को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे और रणवीर बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा था। पल्लवी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कैसी है वह? रणवीर ने तुरंत पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उन्हें सीरियसली स्ट्रेस और लो ब्लड प्रेशर के कारण ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन क्या? रणवीर ने घबराकर पूछा। डॉक्टर थोड़ा रुके, फिर बोले, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। हमें शक है कि उन्हें हार्ट से जुड़ी कोई सीरियस कंडीशन हो सकती है। क्या? रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। पल्लवी ने चौंककर रणवीर को देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जैसे दुनिया में इस वक्त सिर्फ अनाया ही उसके लिए सबसे जरूरी हो। डॉक्टर ने आगे कहा, हम कुछ एडवांस टेस्ट कर रहे हैं। आपको उसकी देखभाल में बहुत ध्यान देना होगा। स्ट्रेस से उसे दूर रखना जरूरी है। रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ एक डर था, अनाया को खोने का डर। रणवीर की आंखें अनाया के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह बेहोश थी। उसकी सांसें हल्की और कमजोर थीं। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। पल्लवी वहीं दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, लेकिन रणवीर ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, अनाया। डॉक्टर बाहर आए। रणवीर झट से उनकी ओर बढ़ा। डॉक्टर, अब वह कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, अनाया को बरगाडा सिंड्रोम नामक एक रेयर हार्ट कंडीशन है। ये काफी डेंजरस हो सकता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस लिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या मतलब? उसकी जान को खतरा है? रणवीर ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अभी हमने उसे स्टेबल कर दिया है, लेकिन उसे स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी है। रणवीर के कदम लड़खड़ा गए थे। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे उससे मिलना है डॉक्टर। डॉक्टर ने हामी भर दी। आईसीयू के अंदर रणवीर ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अनाया अभी होश में नहीं थी, लेकिन उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी। रणवीर उसके बेड के पास बैठ गया था और उसका हाथ थाम लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनाया। उसकी आवाज कांप गई थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाजे के बाहर पल्लवी खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। रणवीर का इस तरह टूट जाना वह सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर से एक आवाज आई, रणवीर, मैं प्लीज। अनाया की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। रणवीर तुरंत उसके करीब हुआ। शांत रहो अनाया, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। रणवीर, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? रणवीर ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ा। ऐसा मत कहो अनाया, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर खड़ी पल्लवी ने ये सुना और उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया था। रणवीर ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे संभालने का वादा किया। लेकिन मैं क्या हूँ? उसकी आंखें भीग गई थीं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया था। आईसीयू के बाहर पल्लवी अपनी जगह पर ठिठकी खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसे लगा था कि वह रणवीर के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन इस वक्त रणवीर की दुनिया में बस अनाया थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी आईसीयू के दरवाजे के पास शकुंतला जी और पवित्रा आ चुके थे। डॉक्टर ने क्या कहा? शकुंतला जी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। रणवीर बाहर आया और धीमी आवाज में बोला, अनाया को ब्रूगाडा सिंड्रोम है माँ। ये एक रेयर हार्ट कंडीशन होती है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। हे भगवान! उसकी माँ की आंखों में डर भर आया था। अब क्या करेंगे? वह ठीक तो हो जाएगी ना? रणवीर ने नजरें झुका ली थी। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पल्लवी ने महसूस किया कि रणवीर पूरी तरह अनाया के दर्द में डूब चुका था। उसे किसी और की सुध नहीं थी, ना पल्लवी की, ना लिपस्टिक की, ना उन निशानों की, ना उन सवालों की जो उसके मन में उमड़ रहे थे। आईसीयू के अंदर अनाया पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अभी उसकी सांसें हल्की थी। रणवीर उसके पास बैठा हुआ था, उसकी उंगलियों को थामे हुए। तुम डर गई थी, है ना? रणवीर ने धीमे से पूछा। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो तुम भी गए थे। रणवीर के होंठ सख्त हो गए थे। रणवीर ने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी सीरियस हो सकती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनाया ने उसके हाथों को हल्के से दबाया। मुझे कुछ नहीं होगा रणवीर, अगर तुम मेरे साथ हो तो। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ भरोसा था। आईसीयू के बाहर पल्लवी दीवार से सटकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह रणवीर की जिंदगी से बाहर खड़ी हो गई थी। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं और मन में अजीब सी कसक थी। वह यहाँ क्यों थी? अगर रणवीर को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो रहा था तो क्या फर्क पड़ता है कि वह यहाँ रुकी रहे या चली जाए? उसके कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। शायद अब उसे खुद को इस सच के लिए तैयार करना होगा कि रणवीर का प्यार सिर्फ अनाया के लिए था। लेकिन तभी पल्लवी, रणवीर की आवाज ने उसके कदम रोक दिए थे। वह पलटी। रणवीर आईसीयू से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में अब भी चिंता थी, लेकिन इस बार उसकी नजरें पल्लवी पर टिकी हुई थी। तुम जा रही हो? रणवीर ने धीरे से पूछा। पल्लवी ने होठों को कसा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। रणवीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। मैं बस अनाया के बारे में सोच रहे थे। पल्लवी ने उसकी बात पूरी की। उसकी आवाज में कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। रणवीर ने नजरें झुका ली थी। तुम उसके साथ रहो रणवीर।
उसे तुम्हारी जरूरत है, पल्लवी ने खुद को मजबूती से संभालते हुए कहा। और शायद तुम्हें भी सिर्फ उसी की जरूरत है। रणवीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन पल्लवी ने अब और कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर तेज कदमों से वहां से निकल गई थी। रणवीर उसे जाते देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अनाया की फिक्र सवार थी। पल्लवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पल्लवी तेज कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकली। दिल में भारीपन था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद वो उसकी आखिरी लड़ाई थी रणवीर के लिए और उसने हार मान ली थी। कार पार्किंग में खड़ी हुई थी, लेकिन उसे घर जाने का मन नहीं था। वह कहीं और जाना चाहती थी, कहीं जहाँ वह खुद से दूर हो सके। रात काफी हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे एहसास तक नहीं था कि वह कब हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ चुकी थी। 2 दिन बाद हवेली में सब कुछ सामान्य था। रणवीर हॉस्पिटल में ही था और बाकी लोग अपनी दुनिया में मशगूल थे। किसी को एहसास भी नहीं हुआ था कि पल्लवी 2 दिनों से हवेली में नहीं थी। लेकिन आज सुबह जब नौकरानी ने उसकी गैर मौजूदगी की ओर इशारा किया, तब सबका ध्यान गया। छोटी मालकिन 2 दिन से नहीं दिखी। क्या वे कहीं बाहर गई हैं? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या? बुआ जी ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने उन्हें आखिरी बार रात को ही देखा था, जब वे रणवीर बाबू के साथ अनया दीदी को लेकर निकली थी। उसके बाद से वे लौटी ही नहीं। हवेली में अचानक बेचैनी फैल गई थी। सबको ये सोचकर झटका लगा था कि पल्लवी 2 दिनों से लापता थी और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया था। रणवीर को खबर दो। बुआ जी ने तुरंत आदेश दिया। पर वो तो हॉस्पिटल में अनाया के साथ है ना? किसी ने धीमी आवाज में कहा। तो क्या हुआ? पल्लवी भी इस घर का हिस्सा है। बुआ जी का गुस्सा फूट पड़ा था। हॉस्पिटल में रणवीर अनाया के पास बैठा हुआ था। अचानक से उसका फोन बजा। सिद्धार्थ का कॉल था। सिद्धार्थ ने घबराते हुए रणवीर से पूछा, क्या भाभी आपके साथ हॉस्पिटल में है भैया? रणवीर ने माथा सिकोड़ा। नहीं, वो तो घर पर ही होगी। नहीं भैया, भाभी 2 दिनों से हवेली में नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट थी। किसी को पता भी नहीं चला कि वो कब और कहाँ चली गई। रणवीर का दिल जोर से धड़क उठा था। उसके हाथ में पकड़ा फोन एक पल के लिए कांप गया था। पल्लवी 2 दिन से लापता है। उसका दिमाग तेजी से पीछे की ओर भागा। आखिरी बार उसने पल्लवी को हॉस्पिटल में देखा था, जब उसने कहा था शायद तुम्हें भी सिर्फ उसी की जरूरत है। क्या उसने सच में हार मान ली थी? क्या वह सच में चली गई थी? मैं अभी आता हूँ, रणवीर ने तुरंत कहा और फोन काट दिया। अनाया की ओर देखा। वह अब भी सो रही थी, लेकिन इस वक्त पल्लवी की चिंता उसके सीने में नस्तर की तरह चुभ रही थी। रणवीर तेजी से हॉस्पिटल से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की ओर दौड़ा दी। हवेली में बेचैनी थी। बुआ जी, शकुंतला जी और बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही रणवीर अंदर आया, उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। किसी को पता नहीं चला कि वो 2 दिनों से लापता है। रणवीर गरजा। बेटा, हमें लगा कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ होगी, बुआ जी ने कहा। रणवीर ने गहरी सांस ली। ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि पल्लवी कहीं भी हो सकती थी, अकेली, खोई हुई, शायद टूटी हुई। सिद्धार्थ, क्या तुमने उसे कॉल किया? हाँ, लेकिन फोन स्विच ऑफ है भैया। रणवीर उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई थी। पल्लवी कहाँ गई थी? क्या उसने खुद को सबसे दूर कर लिया है या उसके साथ कुछ हुआ है? रणवीर के दिमाग में यही बातें कौंध रही थी। उसने तुरंत सिद्धार्थ से कहा, हर जगह पता करो, उसके दोस्तों के घर, किसी भी जगह जहाँ वे हो सकती है, और उसके फोन का लोकेशन ट्रेस करो। रणवीर ने तुरंत कहा, भैया उनका फोन बंद आ रहा है। सिद्धार्थ ने चिंता से कहा। रणवीर की मुट्ठियां भिज गई थी। पल्लवी, कहाँ हो तुम? रणवीर का दिमाग अब दौड़ने लगा था। उस रात उसने मुझसे कहा था उसे मेरी जरूरत नहीं है, और मैंने उसे जाने दिया। अब तक उसे सिर्फ बेचैनी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा डर घर कर गया था। अगर पल्लवी सही सलामत थी तो वह लौटी क्यों नहीं? उसी समय एक सुनसान सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़की बेसुध पड़ी हुई थी। उसके माथे पर हल्की चोट थी और होठों पर खून सूख चुका था। झोपड़ी के अंदर पल्लवी की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। वह आंखें खुलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द की वजह से ठीक से देख नहीं पा रही थी। सिर भारी लग रहा था और शरीर में अजीब सा सुन्नपन था। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आने लगी थी। हल्की बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत से टकरा रही थी और बाहर अंधेरा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन दर्द की तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आई। उसकी आखिरी याद, हाँ, वह रणवीर के साथ निकली थी। अनाया को हॉस्पिटल लेकर जाना था। फिर पल्लवी ने हल्के से सिर घुमाया। झोपड़ी में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिससे हल्की रोशनी फैल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दूसरी तरफ हवेली में रणवीर पुलिस स्टेशन से घर पहुंच चुका था। बुआ जी और सिद्धार्थ के अलावा पूरा घर सो चुका था। माहौल गंभीर था। रणवीर के चेहरे पर गुस्से और चिंता का अजीब सा एहसास था। किसी ने भी नहीं सोचा कि पल्लवी 2 दिनों से नहीं दिखी। रणवीर की आवाज सख्त थी। हम सब अनाया को लेकर परेशान थे, पवित्रा ने हिचकिचाते हुए कहा। रणवीर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि घर वालों की लापरवाही से पल्लवी को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन ये पहली बार था जब वह सच में गायब हो चुकी थी। उसका मन बेचैन था। उसने झटके से अपने फोन का लोकेशन ट्रैकर ऑन किया और पल्लवी की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। सुनसान सड़क पर झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। पल्लवी ने हल्के से आंखें खोली, लेकिन धुंधला दिख रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर दाखिल हुआ तो तुम्हें होश आ गया, किसी की भारी आवाज गूंजी। पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने मुश्किल से नजरें उठाई, लेकिन चेहरा साफ नहीं देख पाई थी। दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक बूढ़ी औरत अंदर आई, जिसकी झुर्रियां भरी आंखों में एक अजीब सी ममता झलक रही थी। उसके पीछे करीब 30 साल का दुबला पतला लड़का था, जिसके हाथ में एक कटोरी थी। पल्लवी ने हल्के से आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन धुंधले दृश्य के अलावा उसे कुछ साफ नहीं दिखा था। अम्मा देखो, इन्हें होश आ रहा है, युवक ने धीरे से कहा। बूढ़ी औरत ने जल्दी से पल्लवी के माथे पर हाथ रखा और स्नेह से बोली, बेटी घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। हमने तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया था।
पल्लवी ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। उस आदमी ने कटोरी आगे बढ़ाई। ये हल्दी वाला दूध है, पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। पल्लवी ने कांपते हाथों से कटोरी पकड़नी चाही, लेकिन दर्द की वजह से उसकी उंगलियां लड़खड़ा रही थीं। युवक ने तुरंत उसे संभाल लिया था। धीरे धीरे, ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हें चोट लगी है। पल्लवी ने गहरी सांस ली। मैं यहाँ कैसे आई? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। परसों रात बारिश के दौरान मेरा बेटा तुम्हें सड़क पर पड़ा देखकर लाया था। तुम्हारे माथे से खून बह रहा था और तुम्हारी नाड़ी बहुत धीमी थी। हमने सोचा अस्पताल ले जाएं, लेकिन इस इलाके में कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए हमने यहीं तुम्हारी देखभाल की। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। हमने तुम्हारा बैग या फोन ढूंढने की कोशिश भी की ताकि तुम्हारे घर वालों को खबर कर सकें, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था। पल्लवी का दिमाग सुन्न हो गया था। उसका फोन, उसका बैग, कुछ भी नहीं। वे आखिर कहाँ और कैसे पहुंची? क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने स्नेह से पूछा। पल्लवी ने दर्द से कराहते हुए सिर के अंदर छुपी यादों को टटोलने की कोशिश की। वह रणवीर के साथ थी। अनाया को हॉस्पिटल में लेकर जाना था, लेकिन फिर क्या हुआ? यादें अब धुंधली थीं। पल्लवी की सांसें तेज हो गई थीं। उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला था, लेकिन एक बात साफ थी, वह खतरे में थी। बूढ़ी औरत ने उसकी घबराहट को भांप लिया था। उसने पल्लवी के सिर पर हल्के से सहलाया। बेटी, तुम आराम करो, जब तुम्हें ठीक लगे तब बताना कि तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। युवक ने उसकी तरफ पानी का लोटा बढ़ाया। पियो, तुम्हें कमजोरी लग रही है। पल्लवी ने हिचकिचाते हुए पानी पिया और अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, आपने मुझे कहाँ पाया था? युवक ने जवाब दिया, सड़क किनारे कुछ दूर एक टूटी फूटी जीप खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। तुम जीप के पास ही पड़ी हुई थी, बेहोश और जख्मी। पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। जीप? क्या वह उसी जीप में थी? किसने उसे वहां छोड़ा? तभी झोंपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। बूढ़ी औरत और उसका बेटा चौकन्ने हो गए थे। युवक जल्दी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? उसने आवाज लगाई। बाहर अंधेरे में कोई हलचल हुई। पल्लवी की धड़कन तेज हो गई थी। क्या कोई इसे ढूंढ रहा था? हवेली में रणवीर बेसब्र होकर इधर उधर टहल रहा था। सिद्धार्थ ने अब तक आधे शहर में खबर फैला दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। कुछ पता चला? रणवीर ने झुंझलाकर पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हमने शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक टूटी हुई जीप पाई है, जिसमें भाभी की चूड़ियां और कान के ईयररिंग्स थे। मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है। रणवीर का चेहरा सख्त हो गया था। मुझे वहां ले चलो अभी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी अंधेरी सड़क की ओर दौड़ रही थी, वहीं जहां पल्लवी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। युवक चौकन्ना हो गया था। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां 2 पुलिस अधिकारी खड़े हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। तुम कौन हो? एक पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा। युवक ने घबराकर जवाब दिया, साहब, मेरा नाम रघु है। ये मेरी अम्मा की झोपड़ी है। कुछ हुआ है क्या? पुलिस अधिकारी ने झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की। हमें एक लड़की की तलाश है जो 2 दिन से लापता है। हमें खबर मिली है कि उसे इसी इलाके में देखा गया था। क्या तुमने कोई घायल लड़की यहाँ देखी है? रघु की माँ आगे आई। हाँ साहब, हमने एक लड़की को सड़क किनारे बेहोश पड़ा पाया था। वो अंदर है। पुलिस वाले झटके से अंदर घुसे। पल्लवी ने मुश्किल से सिर उठाया और उन्हें देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैम, आप ठीक हैं? एक पुलिस वाले ने नरम लहजे में पूछा। पल्लवी की आंखों में डर और उलझन थी। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली थी। तभी बाहर एक गाड़ी के ब्रेक चीरते हुए रुकी। झोंपड़ी के बाहर तेज कदमों की आहट गूंजी। पल्लवी, रणवीर की आवाज गूंजी और अगले ही पल वह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें बेचैनी और गुस्से से भरी हुई थी। जब उसने पल्लवी को घायल देखा तो उसकी सांस अटक गई थी। वह झटके से पल्लवी के पास पहुंचा। तुम ठीक हो? पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए थे। रणवीर? उसकी आवाज टूटी हुई थी। रणवीर ने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले से लगा लिया था। उसकी पकड़ में चिंता और गुस्सा दोनों थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ। रणवीर की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। पुलिस अधिकारी ने रणवीर की तरफ देखा। मिस्टर रणवीर, हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। लगता है ये सिर्फ कोई हादसा नहीं था। रणवीर की आंखों में गुस्सा और बड़ा उठा था। जो भी इसके पीछे है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पल्लवी के दिमाग में अब भी वो अधूरी यादें घूम रही थी। पल्लवी अब भी रणवीर की बाहों में थी, लेकिन उसका शरीर अब भी दर्द से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। रणवीर की आंखों में चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह धीरे से उसके चेहरे को देखता है, उसके चोटों को महसूस करता है, फिर खुद से बुदबुदाता है, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर रणवीर, हमें मैडम से कुछ सवाल करने होंगे। अगर वे बोलने की हालत में है तो हमें ये समझना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। रणवीर ने पल्लवी की तरफ देखा, जो अभी कमजोर महसूस कर रही थी। उसने मुश्किल से सिर हिलाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि मैं अनाया को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। फिर उसकी आंखें अचानक डरी हुई लगने लगी थीं। रणवीर, मुझे कोई खींच कर ले जा रहा था। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब कुछ मत बोलो, पहले तुम्हें घर ले चलते हैं। पुलिस अधिकारी ने सहमति में सिर हिलाया। हम आपके घर आएंगे मिसेस पल्लवी। तब तक अगर आपको कुछ याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। रणवीर ने एक नज़र उस बूढ़ी औरत और रघु पर डाली, जिन्होंने पल्लवी की देखभाल की थी। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिए थे। ये आपकी मदद के लिए और धन्यवाद मेरी पत्नी का ध्यान रखने के लिए। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बेटा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस इसे बचाने की खुशी है। रणवीर ने पल्लवी को अपनी बाहों में उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, गुस्सा और डर। हवेली में माहौल गंभीर था। बुआजी, सिद्धार्थ और बाकी घरवाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रणवीर ने पल्लवी को बाहों में उठाए हुए अंदर प्रवेश किया, बुआजी की आंखों में आंसू आ गए थे। पल्लवी,
ये क्या हाल बना रखा है बेटी तुमने? बुआजी ने आगे बढ़कर उसका चेहरा सहलाया। सिद्धार्थ भी फौरन आगे आया। भाभी आप ठीक हैं? पल्लवी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। रणवीर बिना कुछ बोले उसे अपने कमरे तक ले गया था और बेड पर धीरे से लेटा दिया था। अब आराम करो पल्लवी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। रणवीर ने उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरा। पल्लवी ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली थी, जैसे उसे छोड़ने से डर रही हो। रणवीर, अगर मैं कभी पूरी तरह याद नहीं कर पाई कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ तो? रणवीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो मैं सच खुद निकाल लूंगा पल्लवी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पल्लवी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी उंगलियां अभी रणवीर की पकड़ में थी, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वह फिर से कहीं खो जाएगी। रणवीर ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पल्लवी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पल्लवी ने धीरे से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही वह हल्की झपकी लेने लगी, कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने तैर गई थी। कोई था जिसने उसे जबरदस्ती घसीटा था। गाड़ी के अंदर किसी की परछाई थी, हल्की सी सिगरेट की गंध, फिर एक झटका और उसके बाद अंधेरा। उसका शरीर झटके से कांप गया था। वह फिर आंखें मूंदने लगी। उसके दिमाग में अचानक एक अस्पष्ट चेहरा कौन गया था, कोई छाया, कोई परिचित पर डरावना एहसास। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसने घबराकर आंखें खोल दी। रणवीर ने तुरंत उसे थाम लिया था। क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। रणवीर के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। क्या? पल्लवी ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई था जिसने मुझे खींचा गाड़ी में। और फिर रणवीर का चेहरा गहरा हो गया था। उसने तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। हमें सीसीटीवी फुटेज और आसपास के कैमरे चेक करने होंगे। कोई है जिसने पल्लवी को टारगेट किया था। मैं बस यूं ही उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसने पल्लवी को सहलाकर आराम से सुला दिया था। अगली सुबह सिद्धार्थ ने सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम किया। रणवीर, बुआजी और पुलिस भी मौजूद थी। स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो चला, सबकी नजरें टिक गई थी। रात के अंधेरे में एक काली गाड़ी धीमी हुई, पल्लवी को जबरदस्ती अंदर खींचा और फिर गाड़ी तेजी से निकल गई थी। पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो वही गाड़ी थी। रणवीर ने स्क्रीन पर ध्यान दिया और फिर गाड़ी के पीछे दिखे नंबर पर गौर किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, हम इस गाड़ी की पहचान कर लेंगे, ये मामला अब गंभीर हो गया है। रणवीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अब ये खेल खत्म। जिसने भी पल्लवी के साथ ये किया है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हवेली के लिविंग रूम में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रणवीर का चेहरा गुस्से और चिंता से सख्त हो चुका था। पल्लवी अभी भी सहमी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ रणवीर पर टिकी हुई थी। रणवीर ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। पल्लवी ने हल्के से सिर हिला दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर झलक रहा था। रणवीर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया था, जैसे वो भरोसा दिला रहा हो कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। तभी पवित्रा आगे आई और झिझकते हुए बोली, रणवीर भैया, अनया अभी भी हॉस्पिटल में है, आपको वहाँ जाना चाहिए। रणवीर ने गहरी सांस ली और बिना एक पल गवाए कहा, अनया की फिक्र करने के लिए इस घर में बहुत से लोग हैं, लेकिन पल्लवी के लिए सिर्फ मैं हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। बुआ जी ने रणवीर की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुरा दी थी। पवित्रा के चेहरे पर असमंजस और हल्की नाराजगी थी। पर भैया, अनया, रणवीर ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे पता है अनया कहाँ है और कैसी है, लेकिन पल्लवी, ये पहली बार है जब वह सच में खो गई थी और किसी को उसकी परवाह तक नहीं थी। अब मैं उसे दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। पल्लवी का गला भर आया था। वह कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। रणवीर ने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम बस आराम करो, मैं यहीं हूँ। कमरे में सुकून और गहराई से भरा एक पल ठहर गया था। पहली बार पल्लवी को लगा कि वो अकेली नहीं है। पल्लवी अब भी हल्की सहमी हुई थी, लेकिन रणवीर की मौजूदगी उसे थोड़ा सुकून दे रही थी। उसके हाथ अब भी रणवीर के हाथों में थे। माहौल में गहरी खामोशी थी, जिसे सिद्धार्थ ने तोड़ने की कोशिश की। वैसे भाभी, आपने नोटिस किया? सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। रणवीर भैया पिछले 2 दिनों से ठीक से सोए भी नहीं है। अगर ये आईने में खुद को देख लें तो शायद डर ही जाएं। रणवीर ने उसे घूरते हुए देखा। तू चुप रहेगा या नहीं? सिद्धार्थ ने मजाक के अंदाज में हाथ ऊपर उठा दिए। अरे मैं तो बस कह रहा था कि अगर आप इस तरह रहेंगे तो लोग हवेली को भूतिया हवेली समझने लगेंगे। पल्लवी को हल्की सी हंसी आ गई थी। रणवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने इस पल को और हल्का करने की ठानी ताकि पल्लवी उस रात के डर से बाहर निकले। तो बताओ पल्लवी, तुम्हें क्या खाना है? रणवीर ने एकदम सहज अंदाज में पूछा। पल्लवी चौंकी। उसने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। क्या? रणवीर ने सिर हिलाया। तुम्हें भूख नहीं लगी? 2 दिन हो गए, ठीक से कुछ खाया भी नहीं होगा। जो भी कहोगी मैं बना दूंगा। सिद्धार्थ हंस पड़ा था। भैया, आप खाना बनाएंगे? क्या पल्लवी भाभी पहले से ही काफी तकलीफ में नहीं है जो आप उन्हें और तकलीफ देना चाहते हैं? रणवीर ने उसे घूरा। बहुत बोल रहा है तू। फिर वह पल्लवी की तरफ मुड़ा। बोलो क्या खाओगी? पल्लवी को एक बार फिर से हंसी आ गई थी। आप सच में बनाएंगे? रणवीर ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल, पर सिर्फ अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तभी। पल्लवी ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे खिचड़ी खानी है। रणवीर ने तुरंत अपनी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाई। तो फिर आज हवेली में शेफ रणवीर का स्पेशल खिचड़ी शो शुरू होता है। सिद्धार्थ ने चुटकी ली। बस किचन मत जला देना भैया। पल्लवी पहली बार थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ और रणवीर की कोशिशें रंग ला रही थी। हास्य की कड़वी यादें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पीछे छूटने लगी थी। रणवीर पूरी शिद्दत से खिचड़ी बना रहा था। सिद्धार्थ पास में खड़े मजे ले रहा था। भैया, आप इतने ध्यान से काम कर रहे हैं जैसे कोई मिशन पूरा कर रहे हो। रणवीर ने उसे घूरा। खाना बनाना भी एक आर्ट है, और जब किसी खास इंसान के लिए बनाओ तो और भी जरूरी हो जाता है कि उसमें कोई कमी ना हो। सिद्धार्थ मुस्कुराया। तो मतलब भाभी आपके लिए बहुत खास है। रणवीर बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के लिए खिचड़ी प्लेट में निकालने लगा। चलो अब पल्लवी को खिलाते हैं। लिविंग रूम में रणवीर ने ट्रे में खिचड़ी लेकर आया और पल्लवी के सामने रखा। लो, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है।
अब बताओ ये तुम्हारे स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है या नहीं। पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ चम्मच उठाया और एक निवाला मुंह में डाला, लेकिन रणवीर तुरंत चौंक उठा। क्या हुआ? पल्लवी ने होठ छूकर देखा। बहुत गर्म है। रणवीर फौरन घबरा गया। तुम्हें जलन हो रही है ना? पानी, बर्फ, रुको। मैं तुरंत उठा और किचन की ओर भागा। सिद्धार्थ वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही रणवीर वापस आया उसने चुटकी ली। भैया चाहो तो एम्बुलेंस बुला लूं, भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। रणवीर ने उसे घूरा। तू चुप रहे। फिर वह पल्लवी के पास बैठकर बोला, तुम्हें क्यों नहीं रोका? पहले ठंडा होने देती। पल्लवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। इतनी जल्दी में थी कि पता ही नहीं चला। रणवीर ने गहरी सांस ली और फिर उसके लिए ठंडा पानी लाया। लो, इससे जलन कम होगी और अब ध्यान से खाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाए। पल्लवी उसकी फिक्र देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि सिद्धार्थ अभी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। पल्लवी धीरे धीरे खिचड़ी खा रही थी और रणवीर अभी उसके पास बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। हर बार जब पल्लवी चम्मच उठाती, रणवीर उसके हाथ को हल्के से रोककर खिचड़ी ठंडी करने के लिए फूंक मार देता। यह देखकर सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान दबाई और चुटकी ली। भैया मैं कह रहा हूँ, अगर इतना ही टेंशन है तो खुद ही खिलाना शुरू कर दो। रणवीर ने उसे घूरा। अगर तुम्हें इतना ही मजा आ रहा है तो तुम जाओ और कोई और काम ढूंढो। पल्लवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन रणवीर की आंखों में चिंता अभी बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला जी दूर से ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर नाखुशी और असंतोष साफ झलक रहा था। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि रणवीर पल्लवी के लिए इतनी परवाह कर रहा था। उनकी योजना कुछ और ही थी, लेकिन रणवीर को इस तरह पल्लवी के लिए जुड़ा उनके प्लान के लिए सही नहीं था। तभी उनके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ बोलो। फोन के दूसरी तरफ एक ठंडी और भारी आवाज आई, पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही है। अगर नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे को यह पता चले कि इसके पीछे तुम हो, तो इस पुलिस के झमेले से हमें निकालो। शकुंतला जी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उनके हाथों में फोन हल्का कांपने लगा था। उन्होंने तेजी से चारों तरफ देखा, यह पक्का करने के लिए कि कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। उनके माथे पर पसीना छलक आया था। फोन के दूसरी ओर व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हमें पकड़ा गया तो हम तुम्हारा नाम लेने में देर नहीं लगाएंगे। शकुंतला जी को पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसी वक्त रणवीर ने पीछे से आवाज दी, बड़ी माँ आप ठीक हैं? शकुंतला जी ने तेजी से फोन को स्विच ऑफ किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुड़ी, हाँ हाँ सब ठीक है। लेकिन रणवीर की नजर उनके कांपते हुए हाथों पर पड़ गई थी। शकुंतला जी ने तुरंत अपना हाथ छिपा लिया था और चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की। क्या रणवीर शकुंतला जी की सच्चाई जान चुका था? शकुंतला जी की साजिशें रणवीर और पल्लवी की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लाने वाली हैं? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।